Hello and welcome to this class of linear algebra. I am Rafiq Ahmed. In last videos we have been studied linear combinations, linear span, linear sum. We have proved various theorems of linear span and linear combinations. Also we solved some examples in last video. Today also we are going to solve some more examples relating to this. तो आज भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पान से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 are vectors of a vector space V3 over R. V3 over R वेक्टर स्पेस से आप अच्छी तरह परिचित हैं और ये चार इस वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4. अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 से एक सेट बना S और अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 से सेट बन गया T. यानी S एंड T आर टू सबसेट्स ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इन विच देर आर टू वेक्टर्स. तो दो सदिशों का समुच्चय तो है S और दो सदिशों का समुच्चय है T और ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स भी हैं, यानी इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. हमें सिद्ध ये करना है कि इन दोनों की लीनियर स्पान इक्वल नहीं होंगे, यानी लीनियर स्पान ऑफ S इज़ नॉट इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ T. तो जब दो वेक्टर्स इक्वल प्रूव करने होते हैं, बल्कि दो सेट्स अगर इक्वल प्रूव करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जैसे S को T का सबसेट प्रूव कर दिया और T को S का सबसेट प्रूव कर दिया. जब दोनों बातें प्रूव हो जाएंगी तो प्रूव हो जाता है कि S इज़ इक्वल टू T. तो दो को बराबर सिद्ध करना हो तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों को बराबर प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है दोनों बराबर नहीं हैं. अगर दो सेट बराबर नहीं हैं प्रूव करना है तो इतना काफ़ी है कि हम ये प्रूव कर दें कि एक एलिमेंट ऐसा है, कम से कम एक, जो एक में है और दूसरे में नहीं है. तो नॉट इक्वल प्रूव करने के लिए तो एक एलिमेंट बताना ही काफ़ी होगा जो एक में है और दूसरे में नहीं है. तो हम ये तरीका अपना रहे हैं, ये प्रूव करना है कि दोनों के लीनियर स्पान बराबर नहीं होंगे. तो पहले हम एक अवयव LS का ले रहे हैं. S के दोनों सदिशों का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो वो LS का अवयव हो जाएगा. यहाँ हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो 1 गुणांक लेकर बना रहे हैं, यानी 1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 2, या इसी को कह सकते हैं अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2. और अल्फ़ा 1 की वैल्यू ये रख दी और अल्फ़ा 2 की ये रख दी, तो दोनों को जोड़ने पर ये आ गया. तो ये अल्फ़ा क्या प्राप्त हुआ, S के दो सदिशों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन. और क्योंकि ये S के सदिशों का कॉम्बिनेशन है अतः ये LS का एलिमेंट होगा. अब ये एलिमेंट LS का तो है, हम सिद्ध करेंगे कि ये LT में नहीं है. तो हमें प्रूव करना होगा कि ये वेक्टर T के जो दो सदिश हैं उनके कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है. तो हम व्यक्त करके देखें. मान लें कि अल्फ़ा T के दो सदिशों अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 का लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमने इस प्रकार व्यक्त कर दिया. इस प्रकार हम व्यक्त तो हर बार कर सकते हैं, चाहे अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो या ना हो. अज्ञात गुणांक के साथ तो हमेशा लिख सकते हैं. ये इक्वेशन अगर पॉसिबल है, यानी स्केलर्स A एंड B ऐसे विद्यमान हैं R में जिससे कि इक्वेशन पॉसिबल है, तब तो होगा कि अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 का कॉम्बिनेशन है. और अगर हमें पता चलता है कि ऐसा कोई A और B R में विद्यमान नहीं है जिससे कि A अल्फ़ा 3 प्लस B अल्फ़ा 4 अल्फ़ा के बराबर आ जाए, तो अपना मतलब होगा कि अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है. तो हम अल्फ़ा को अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 का लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अज्ञात गुणांक लेकर पहले व्यक्त कर दिया. और अब हमारा पर्पज है ये जानना कि A और B के मान हैं अथवा नहीं. तो इसमें अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, अल्फ़ा 3 की जगह अल्फ़ा 3 की वैल्यू रख दी और अल्फ़ा 4 की जगह अल्फ़ा 4 की वैल्यू रख दी. अब हम इधर A तीनों कंपोनेंट से गुणा हो जाएगा और B अंदर तीनों कंपोनेंट से गुणा हो जाएगा. फिर दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे तो ये राइट हैंड साइड एक वेक्टर बन जाएगी 4A माइनस 3B A
प्लस बी सेकेंड कंपोनेंट और 3a प्लस 2b थर्ड कंपोनेंट। अब ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर होगा तो कंपोनेंट वाइज इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू 3, सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। इससे ये 3 इक्वेशंस बन जाती हैं। अब हम इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके ये देखना चाह रहे हैं कि ए और बी के कोई ऐसे मान हैं अथवा नहीं जो इन तीनों को संतुष्ट करते हों। तो इसमें हमने पहले 2 और 3 को सॉल्व किया है। 2 और 3 को सॉल्व करें। अब सॉल्व कैसे होगा वो तो सब जानते ही हैं, उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो ताकि बी कैंसिल हो जाए और ए की वैल्यू आ जाए, और फिर ए की वैल्यू इन्हीं में से किसी एक में रख दो तो बी की आ जाएगी। तो 2 और 3 को सॉल्व करने पर 2 और 3 का अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन ये प्राप्त हुआ, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू -1। अब क्योंकि ये इक्वेशन 2 एंड 3 को हल करके प्राप्त हुआ है तो इक्वेशन 2 और 3 को तो ये वैल्यूज़ सेटिस्फाई करेंगे ही। देखना ये होगा कि ये वैल्यूज़ फोर्थ इक्वेशन यानी इस इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। तो हम यहाँ रख के देखें कि a बराबर 0 और b बराबर -1, तो ये संतुष्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूज़ 2 और 3 को सेटिस्फाई करेंगी वो 4 को नहीं करेंगी। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यूज़ नहीं है जो तीनों को सेटिस्फाई कर जाएं। तो इस इक्वेशन सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हल विद्यमान नहीं। ए और बी के ऐसे कोई मान नहीं है जो तीनों को सेटिस्फाई करें, और जब इनको नहीं करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करने वाले ए और बी के कोई मान नहीं होंगे। इसका मतलब अल्फ़ा को इस रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो 2 और 3 को का अद्वितीय हल होगा a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -1, परंतु ये मान 4 को संतुष्ट नहीं करते, अर्थात कोई भी a एंड b बिलोंग टू R ऐसे विद्यमान नहीं हैं कि समीकरण 1 संभव हो सके। और इसका मतलब है कि अल्फ़ा टी के जो 2 सदिश थे अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 उनके कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। अल्फ़ा इज़ नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ टी, और जब अल्फ़ा टी के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है तो अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग टू एल टी, क्योंकि टी के सदिशों का कॉम्बिनेशन होता तो एल टी का अवयव होता, तो अल्फ़ा एल टी का अवयव नहीं है। तो वो अल्फ़ा जो एल एस का अवयव था और अब प्रूव हो गया कि एल टी का नहीं है। तो अब क्योंकि अल्फ़ा एल एस में है और एल टी में नहीं है, इस एक उदाहरण से मतलब इस एक वेक्टर के डिस्प्ले से ये प्रूव हो गया कि एल एस और एल टी सेट बराबर नहीं है। तो इस उदाहरण में 2 सेट्स दिए थे, दोनों में 2-2 अवयव थे और दोनों के लीनियर स्पान इक्वल नहीं है, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल पर आएँ। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें सिद्ध करना है कि जो मेन वेक्टर स्पेस R3 होता है उसके 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, तीनों की वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये जो 3 सदिश हैं ये R3 की विस्तृति नहीं करते हैं। R3 की विस्तृति नहीं करने का क्या मतलब है, इन 3 सदिशों से बना एक समुच्चय बना लें, उस समुच्चय को हमने नाम दे दिया S इज इक्वल टू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। तो ये 3 सदिश R3 की विस्तृति करते हुए कब कहलाते हैं और कब नहीं करते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझ लें। अगर S के जो 3 सदिश हैं, S का लीनियर स्पान ज्ञात किया जाए तो ये तो स्पष्ट है कि ये जो लीनियर स्पान है ये सब स्पेस होगा V3 का या R3 का। यहाँ पर जो R3 है, सिंबल R3 दे दिया इस बार हम, R3 ओवर द फील्ड R ये वेक्टर स्पेस है और इसी को हम V3 ओवर द फील्ड R भी लिखते हैं। तो वही वेक्टर स्पेस है जो पिछले एग्जांपल्स में हमने ले रखा है, इस बार उसका सिंबल R3 दे दिया है, सामान्यतः हम उसको V3 देते हैं। तो S जो 3 वेक्टर्स का सेट हमें दे रखा है या 3 वेक्टर्स जो दे रखे हैं उनसे जो हमने सेट S बना लिया है उसका लीनियर स्पान सब स्पेस होगा। किसी भी समुच्चय का लीनियर स्पान हमेशा सब स्पेस होता है। तो जैसे ये R3 है मेन वेक्टर स्पेस और उसका लीनियर स्पान LS, ये R3 का सब स्पेस है। अगर ये LS इतना बड़ा हो जाए कि R3 के बराबर ही हो जाए, यानी LS इज़ इक्वल टू R3,
तब हम कहते हैं कि S R3 को विस्तृति करता है, या S के जो 3 सदिश हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 वो R3 की विस्तृति करते हैं। तो विस्तृति करते हैं का मतलब हमें ये प्रूव करना होगा। अब ये प्रूव करने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, LS इज ए सबसेट ऑफ R3 एंड R3 इज ए सबसेट ऑफ LS। ये दोनों अगर प्रूव हो जाएं तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं, और वही हमें प्रूव करना है। अब इसमें से इस वाले पॉइंट को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि LS सब स्पेस है R3 का, तो सबसेट तो होगा ही। केवल ये वाला प्रूव करना होगा, R3 इज ए सबसेट ऑफ LS। और R3 इज ए सबसेट ऑफ LS प्रूव करने के लिए R3 का हम स्विच वेक्टर अल्फ़ा ले लेंगे और प्रूव करेंगे कि जो हमने R3 में माना था वो LS में भी है। तो ये हमारा इस एग्जाम्पल में प्रोसेस रहेगा। हमने अल्फ़ा 1 बराबर दे रखा है 1 1 1, अल्फ़ा 2 2 2 0 और अल्फ़ा 3 3 0 0। अल्फ़ा बराबर A1 A2 A3 एक वेक्टर मान लिया मेन वेक्टर स्पेस R3 का, यानी कि एक स्वेच्छ सदिश मान लिया। इट कैन रिप्रेजेंट एवरी वेक्टर ऑफ R3, क्योंकि A1 A2 A3 लिए हमने, न्यूमेरिकली नहीं लिए हैं। तो ये क्या है, अल्फ़ा R3 का कोई स्वेच्छ वेक्टर, जहाँ A1 A2 A3 तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो R के एलिमेंट्स होंगे फील्ड के। अब हम चाह रहे हैं कि ये अल्फ़ा LS में सिद्ध हो जाए, और LS में कब सिद्ध होगा, जब S के तीनों सदिशों का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो हम अल्फ़ा को S के तीनों सदिशों के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर दिया अज्ञात गुणांक ABC लेकर। अब हम जानना ही चाहेंगे कि क्या ऐसे कोई ABC R में विद्यमान हैं। तो उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, अल्फ़ा 1 का मान रख दिया, अल्फ़ा 2 का रख दिया 2 2 0 और अल्फ़ा 3 का रख दिया 3 0 0। A अंदर तीनों से गुणा होगा, B अंदर तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा और C तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा A प्लस 2B प्लस 3C, और सेकंड कंपोनेंट आएगा A प्लस 2B ओनली, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और थर्ड कंपोनेंट आएगा ओनली A, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ये वेक्टर बना। अब ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, तो कंपोनेंट वाइज इक्वल होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट A प्लस 2B प्लस 3C इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट A1, तो एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और थर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू थर्ड कंपोनेंट, तो ये आ जाएगी। अब हम जानना चाहेंगे कि इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले मान हैं या नहीं ABC के। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। A का मान तो यहीं से आ रहा है A3, और A का मान A3 इस वाले में रख देंगे, और फिर B के लिए हल कर लेंगे तो B का मान आ जाएगा 1/2 A2 माइनस A3। और A और B के ये जो मान आए, ये अगर हम पहली इक्वेशन में रख दें इस वाली में और फिर सॉल्व कर लें तो C का मान आ जाएगा ये। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर ABC की ये वैल्यूज़ आती हैं, और ये वैल्यूज़ R में होंगी, क्योंकि ये A1 A2 A3 जिनसे ये वैल्यूज़ बनी है वो R में थे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया और उसमें अज्ञात गुणांक अननोन कोफिशिएंट्स ABC ले लिए, तो वो ABC के मान हैं, ज्ञात हो गए। अर्थात R में ऐसे ABC मौजूद हैं कि अल्फ़ा इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का रैखिक संचय है। अर्थात R3 का प्रत्येक सदिश अल्फ़ा S बराबर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ स्टार मैंने सिंबल लगा दिया, और स्टार का मतलब है यहाँ पढ़ें हम, यहाँ। तो अल्फ़ा जब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का यानी कि S के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब अल्फ़ा LS का अवयव है। और जब अल्फ़ा LS का अवयव है तो इसका मतलब LS इज ए सबसेट ऑफ R3, क्योंकि R3 का स्विच सदिश हमने अल्फ़ा लिया था और वो LS का अवयव सिद्ध हो गया। इस सेकंड वाला पॉइंट, R3 का हमने स्विच वेक्टर लिया था अल्फ़ा, और हमने प्रूव कर लिया कि वो अल्फ़ा S के तीनों सदिशों का संचय है, और S के तीनों सदिशों का संचय है, तो इसका मतलब अल्फ़ा बिलोंग्स टू LS। यानी यहाँ ये पॉइंट अगर यहीं लिखते तो बेटर होता, तो यहाँ की बजाय मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ स्टार लगा दिया है।
अल्फ़ा तीनों का संचय है, इसका मतलब अल्फ़ा एल एस का अवयव है। और जब अल्फ़ा एल एस का अवयव है, वो अल्फ़ा जो R3 का लिया था, तो इसका मतलब R3 का हर अवयव एल एस में है। और जब R3 का हर अवयव एल एस में है, तो इसका मतलब R3 इज़ ए सबसेट ऑफ एल एस, और एल एस R3 का सबसेट होता ही है। और इस तरह से दोनों इक्वल हो गए, यानी एल एस इज इक्वल टू R3। एल एस R3 के बराबर हो गया, इसका मतलब एस R3 को विस्तृति कर रहा है, या एस के तीनों सदिश R3 की विस्तृति करते हैं, यानी एस स्पान्स R3 यानी मेन वेक्टर स्पेस, और दीज थ्री वेक्टर्स स्पान R3। अतः अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 R3 बराबर V3 ओवर R, ये एक ही है बात है, की विस्तृति करते हैं। तो इसमें ये प्रूव करना था। तो ये सेकंड एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में सदिश समष्टि यही वाली है, V3 ओवर द फील्ड R। सदिश समष्टि V3 ओवर R के सदिश हैं अल्फ़ा 1 बराबर 1 to 1, अल्फ़ा 2 बराबर 3 1 5, अल्फ़ा 3 के कंपोनेंट है 3 -4 7। अब ये तीन सदिशों से दो समुच्च बने हैं। प्रथम दो सदिशों से एक समुच्च बन गया S, और तीनों से एक समुच्च बन गया T। और यहाँ हमें प्रूव करना है कि LS इज इक्वल टू LT, ये सिद्ध करना है, यानी इन दोनों समुच्चों का लीनियर स्पान सेम होगा। प्रूफ पर आए, यहाँ हम देख रहे हैं कि S के दोनों वेक्टर T में भी हैं। इसका मतलब हो गया कि S इज ए सबसेट ऑफ T, S इज ए सबसेट ऑफ T। और पिछली एक थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जब S T का सबसेट है तो LS LT का सबसेट होगा। तो ये पॉइंट हमने डायरेक्ट ले लिया पिछली थ्योरम से, S T का सबसेट हो तो LS LT का सबसेट होता है। पॉइंट नंबर 1 हमें प्रूव करना है LS और LT बराबर होंगे, तो हमें दोनों बातें प्रूव करनी होंगी। LS इज ए सबसेट ऑफ LT एंड LT इज ए सबसेट ऑफ LS। तो उसमें से एक बात LS इज ए सबसेट ऑफ LT तो यहाँ आ गई। अब हम सिद्ध करेंगे कि LT इज ए सबसेट ऑफ LS, और LT को LS का सबसेट प्रूव करने के लिए हम एक अवयव स्वेच LT में मानेंगे और प्रूव कर देंगे कि जो LT में माना था वो LS में भी है। उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि LT इज ए सबसेट ऑफ LS। लेकिन वो बात प्रूव करने में एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम वो पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। और वो पॉइंट क्या है कि जो ये तीन वेक्टर हैं उसमें से तीसरे वेक्टर को प्रथम दो के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो वो हम पहले प्रूव करके रख लें, फिर हम इस पे आएंगे कि LT को LS का सबसेट प्रूव करना है। तो उसके लिए अल्फ़ा 3 को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने अज्ञात गुणांक A और B लेके अल्फ़ा 3 को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर दिया। अब जानना ये होगा कि ऐसे कोई A और B R में विद्यमान हैं या नहीं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा 3 की वैल्यू रख दी जो दे रखी है, अल्फ़ा 1 की रख दी, अल्फ़ा 2 की रख दी, A अंदर मल्टीप्लाई हो गया, B अंदर मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये वेक्टर आ गया, और ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है। तो कंपोनेंट वाइज कंपेयर करने पर ये तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हम जानना चाहेंगे कि इन तीन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले A और B के मान हैं अथवा नहीं, और हैं तो क्या हैं। 3 और 5 को पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि उसमें A का कोफिशिएंट सेम है, तो केवल 5 में से 3 को घटा दो, यानी इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 3 घटा दें तो ये 2B इजिकल टू 4 आएगा, और इसलिए B बराबर 2 हो जाएगा। और फिर B बराबर 2 AC में रख दो तो A की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो इनमें से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को हल किया तो ये सॉल्यूशन आया A इजिकल टू -3 और B इजिकल टू 2। ये यूनिक सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस के लिए। अब क्योंकि ये हल इक्वेशन नंबर 3 और 5 को हल करके निकाला है, तो 3 और 5 को तो संतुष्ट करेगा ही। देखना ये होगा कि यही मान बीच वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम रख के देखें, A की जगह -3 तो ये हो जाएगा -6, और B की जगह 2 तो -6 + 2 बराबर -4। इसका मतलब ये वैल्यूज़ जो 3 और 5 को हल करके निकाली थी ये 4 को भी संतुष्ट करती हैं। इसका मतलब ये वैल्यूज़ तीनों को संतुष्ट करती हैं, परंतु ये मान समीकरण 4 को भी संतुष्ट करते हैं। समीकरण 4 को भी संतुष्ट करते हैं।
इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थात समीकरण निकाय 3, 4, 5, ये जो समीकरण निकाय था इसका अद्वितीय हल ये विद्यमान है, a बराबर -3 b बराबर 2, और जो इसका हल है वो एक को भी समीकरण 2 को भी संतुष्ट करेगा। तो समीकरण 2 जो था α3 बराबर a α1 प्लस b α2, उसमें a और b के ये मान रख दें, अब ज्ञात हो गए, तो ये आ जाएगा α3 बराबर a की जगह -3 इंटू α1 और b की जगह 2 इंटू α2। तो ये एक हमने बीच में एक अलग काम किया है कि जो 3 वेक्टर्स हमें दे रखे थे उसमें से जो तीसरा था α3, उसको प्रथम दो यानी α1 और α2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करना था, तो वो ये हमने करके रख लिया। पहले अज्ञात गुणांक माने और फिर गुणांकों के मान आ गए तो इसमें रख दिए। ये क्यों किया है वो अभी आगे समझ में आ जाएगा। अब हम अपने मेन स्टेप पर आए कि हमें LT को LS का सबसेट प्रूव करना है। तो उसके लिए एक स्वेच्छ वेक्टर LT का मान लें, मान लिया बीटा बिलोंग्स टू LT, तो LT का वेक्टर बीटा मान लिया। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो हमने LT का माना है ये LS में भी है। तो LT का अगर कोई वेक्टर है तो इससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमें पता लगता है कि ये वेक्टर बीटा T के कुछ सदिशों या सभी सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने कह दिया कि देयर मस्ट एग्जिस्ट 3 कंपोनेंट्स β1 β2 b1 b2 b3 in R सच दैट बीटा कैन बी रिटन लाइक दिस, यानी बीटा को T के सदिशों के संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि वो LT का अवयव है। तो वो कॉम्बिनेशन ये बना दिया हमने। अब इसमें हम ये करें, क्योंकि हम इस कॉम्बिनेशन को, जो कि फिलहाल T के सदिशों का कॉम्बिनेशन है, हम बताना चाहते हैं कि ये S के सदिशों का कॉम्बिनेशन भी होगा, और S के सदिश केवल ये 2 हैं। तो इस α3 को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, और इसी वजह से हमने α3 का मान α1 और α2 के रूप में ये पहले ज्ञात करके रख लिया था। तो इक्वेशन नंबर 6 से यहाँ α3 का मान रख दें। उसके बाद ये b3 अंदर गुणा हो जाएगा तो -3 b3 α1, और यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 b3 α2। और अब इसमें ये α1 के 2 टर्म हैं, इन दोनों टर्मों में से α1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा b1 माइनस 3b3 इसमें से और इसमें से, और α2 के 2 टर्म्स में से α2 कॉमन आ जाएगा। अब ये जो आया ये क्या है, इसमें b1 माइनस 3b3 स्केलर है, क्योंकि b1 b2 b3 तीनों स्केलर थे। तो b1 माइनस 3b3 R का अवयव हो गया, और ये b2 प्लस 2b3 ये भी R का अवयव है। तो ये टर्म क्या है, स्केलर इंटू α1 प्लस स्केलर इंटू α2, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ α1 एंड α2, और α1 एंड α2 दोनों S के वेक्टर्स हैं। तो इसको अगर हम शब्दों में कहें तो ये हो गया S के सदिशों α1 और α2 का लीनियर कॉम्बिनेशन, और जो S के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया वो LS का अवयव होगा। इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया कि बीटा जो कि LT में माना था अब LS में है। तो बीटा 3 सदिशों का संचय था, उसको 2 सदिशों के संचय में बदल के दिखाया है हमने, और उसके लिए हमें तीसरा सदिश α3 एलिमिनेट करना था। तो हमने इसलिए पहले ही α3 को α1 α2 के रूप में व्यक्त करके रख लिया था, ताकि वो वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रख दें। तो जो बीटा LT में माना था अब सिद्ध हो गया कि वो LS में है। इससे प्रूव हो गया कि LT के सारे एलिमेंट्स LS में होंगे, यानी LT इज़ ए सबसेट ऑफ LS। पॉइंट नंबर 7। और ऊपर हमने पॉइंट नंबर 1 में ये डायरेक्ट लिख ही दिया कि LS सबसेट है LT का। तो LS इज़ ए सबसेट ऑफ LT ये वहाँ था, और LT इज़ ए सबसेट ऑफ LS यहाँ आ गया। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट से दो गए, तो प्रूव हो गया कि दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से आज हमने जो एग्जांपल्स किए हैं उनमें इस एग्जांपल में तो 2 समुच्चय ऐसे थे जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर आया, बराबर सिद्ध करना था। और उससे पहले हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें S और T ऐसे 2 सेट्स थे जिनके लिए हमें प्रूव करना था कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर नहीं होंगे। तो बराबर नहीं होंगे के लिए तो हमने एक एलिमेंट ही दिखा दिया, बस एक अल्फ़ा दिखा दिया जो LS में था और LT में नहीं था, तो सिद्ध हो गया कि दोनों बराबर नहीं हैं। लेकिन बराबर हैं के लिए फिर हमें प्रॉपर तरीके से दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ा। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन के कुछ एग्जांपल्स और हो गए। यहाँ पर हम लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पान एंड लीनियर सम, इनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स हैं वो लगभग सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लीनियर अलजेब्रा का वो लेंगे, समुच्चयों का
रैखिकतः स्वतंत्र होना और रैखिकतः आश्रित होना, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।